Good morning everyone. I am Preeti Tiwari and in previous video we have read two stories of Ansaris and Om Prakash Valmiki. कैसे उन्होंने अपने हमने उनकी स्टोरी में हमने क्या देखा था कि कैसे वो परेशान होते हैं, कैसे उन्हें कास्ट के नाम पर परेशान किया जाता है ना। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। मतलब अपनी इज्जत की, अपने सम्मान की पहचान हमें खुद करनी होगी हर किसी को, तभी हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाएंगे। यू हैव सो ओपन योर बुक्स, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, चैप्टर 1, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। Okay, you have understood by now that the caste we are born to, the religion we practice, the class background we come from, whether are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. हमने अभी तक ये समझा कि किस तरह जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो हम प्रैक्टिस करते हैं, या जिस क्लास मतलब हमारे रिच और पुअर, उसके आधार पे हम या तो मेल हैं या फीमेल हैं, इस आधार पर अभी तक लोग अनइक्वली ट्रीट किए जाते थे। Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of different of caste and religion. ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों क्यों अनइक्वली ट्रीटमेंट किए गया उनके साथ? क्योंकि वो डिफरेंट धर्म और कास्ट को बिलोंग करते थे, है ना। When persons are treated unequality, their dignity is violated. अगर व्यक्ति अनइक्वली ट्रीट किया जाता है उसके साथ, तो उसकी डिग्निटी जो है वो हनन होती है, वायलेट होती है, मतलब हनन होती है, छीना जाता है। डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान या इज्जत। The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris violated because Om Prakash Valmiki और अंसारीज की दोनों की डिग्निटी वायलेट की गई। क्यों की गई? क्योंकि दोनों के साथ बर्ताव सम्मानजनक नहीं किया गया। बाय पिकिंग ऑन हिम, मेकिंग ऑन हिज स्वीप टू स्कूल, जहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि को पूरे दिन स्कूल की सफाई करनी पड़ रही थी क्योंकि उसकी जाति के आधार पर, और सारे टीचर्स, स्कूल मेट्स उसे हर्ट कर रहे थे, उसकी डिग्निटी बैडली, उसका मतलब उसके साथ फील बहुत बुरा उसको लगता था। और उसके बाद उसके छोटे बच्चे होने के कारण वो बेचारा इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहा था, है ना, क्योंकि छोटा बच्चा था ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसके बाद जब उसके फादर वहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि बीइंग हिज सन टू स्वीप, दे फेल्ट एंग्री बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स। जब वो पिताजी ने उनको देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि को कि इनके साथ में कितना बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तब उन्होंने उस बात को टीचर्स के सामने रखा और अपने बच्चे को वहाँ से लेकर चले गए। लेकिन इससे पहले तो वो बच्चा बेचारा सह रहा था। सेम ऐसे ही अगर अंसारीज को अपना नाम, प्रॉपर्टी डीलर ने सजेस्ट किया था कि वो अपना नाम चेंज कर लें, दैट दे चेंज देयर नेम, इट वाज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट that made them refuse this suggestion। और स्वाभाविक सी बात थी, अगर वो अपना नाम चेंज करते हैं तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी डिग्निटी को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचता है। इसीलिए उन्होंने उस प्रॉपर्टी डीलर के इस सजेशन को मानने से मना कर दिया था। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया था, ये ट्रीटमेंट सही था? They deserve the same respect and dignity as anyone else। वो भी तो भारत के नागरिक थे, तो उनके साथ सेम इक्वल ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया गया? तो यही हमारे भारत में हमारा संविधान इससे हमारी रक्षा करता है। सो our next topic is equality in Indian democracy। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारे भारत का संविधान हमें, हमारे भारत के हर नागरिक को इक्वल ट्रीटमेंट देता है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। हर व्यक्ति भारत का, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी जाति हो, धर्म का हो, किसी भी ट्राइब को बिलोंग करता हो, उसका एजुकेशन कैसा भी हो, उसकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसी भी हो,
इक्वल होगा। दिस इज़ नॉट टू से दैट इन इक्वलिटी कास्ट केसेस टू एग्जिट, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनमें से किसी भी केसेस में इक्वलिटी नहीं होगी, है ना। इट डजंट, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। हमारे भारत में, भारत का जो कानून है वो कहता है कि इक्वलिटी, हर पर्सन की इक्वलिटी रिकॉग्नाइज की जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं, ये हमारा पार्लियामेंट में जो हमारी संसद है उसमें ये पिलर्स बने हुए हैं ना, तो ये जो पिलर हैं ये देखिए यहाँ पर, ये हमारे भारत की जनता को, इसमें देखेंगे, सभी देखेंगे आप, इनके कपड़े देखिए, इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, सब अलग अलग धर्म जाति के दिखाई दे रहे हैं आपको। जो इंडिया के जितने भी यानी वेशभूषाएं हैं उनको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है, और जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम अपने इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, तो हम, ये जो संसद है इसका भार या इस सरकार का भार हमारे कंधों पर है, और हम इसके कॉर्नर स्टोन हैं, मतलब जो पिलर बोलते हैं ना वो हैं, है ना। तो ये हमारी संसद के इसमें दिखाने की कोशिश की गई है इस डायग्राम के थ्रू। चलिए, नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क्स टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल। हमारे यहाँ बहुत पहले इस तरीके के इल ट्रीटमेंट के लिए और इस तरीके के जो लोगों के साथ में लोगों को प्रताड़ना दी जाती है या बुरा बर्ताव किया जाता है, हमारे यहाँ पहले इसके लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन आज हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए कानून बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार के लोगों के साथ उन्हें सम्मान से और उन्हें बराबरी से उनके साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए, इस रिकॉग्नाइजेशन के लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला क्या है? फर्स्ट, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ये रही आपकी पहली लाइन। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ मीन्स कानून के समक्ष सभी कैसे हैं? बराबर हैं, मतलब बिल्कुल समान हैं। What the President of India to कांता, मतलब अगर भारत का राष्ट्रपति भी है तो उसे उसी कानून को फॉलो करना होगा जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर कांता को करना होगा। हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, है ना। सेकंड क्या कह रहा है? नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर फीमेल और मेल। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का, जाति का, रंग के आधार पर या किसी स्थान के जन्म के आधार पे, फीमेल और मेल के आधार पे कोई अंतर नहीं होगा। थर्ड क्या है? एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। यानी हर व्यक्ति हर सार्वजनिक स्थानों में जा सकता है, उसके प्रवेश पर कोई भी मतलब प्रोहिबिशन नहीं लगाया गया है, चाहे वो स्कूल प्लेग्राउंड हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट हो, स्कूल हो या कहीं भी हो जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स। सारे व्यक्ति जो पब्लिकली, जो सार्वजनिक कुएं होते हैं, सड़कें होती हैं या बाथिंग घाट्स जो होते हैं ना अपने, जैसे पिलग्रिमेज सेंटर्स में होते हैं, वाराणसी में है ना, इलाहाबाद में, तो जितने भी घाट्स होते हैं उन पे किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा। चौथा है फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबलाइज्ड। मतलब जो छुआछूत हमारे यहाँ पहले चलती थी, कुछ निश्चित कास्ट के लोगों को कुछ बड़ी कास्ट के लोग छीना पसंद नहीं करते थे, जिसको अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी कहा गया था, जिसे छुआछूत भी कहते थे। ये हमारे भारत से समाप्त कर दी गई है, और ऐसा कोई व्यक्ति करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान भी हमारे संविधान में दिया गया है। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. दो तरीके होते हैं जिनसे हमारी गवर्नमेंट इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए गारंटी प्रदान करती है, जिससे हमारे सभी नागरिकों को इक्वलिटी दी जाती है। पहला तो ये था
कि लॉज के यानी कानूनों की मदद से, कि कानूनों का पालन सभी को करना है और अगर किसी ने कानून तोड़ा तो उसे सज़ा भी मिलेगी। तो एक तो कानून के द्वारा इसका पालन किया जाता है और दूसरा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है ना ऐसे डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को एडवांटेज प्रदान करने के लिए। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन्स राइट टू बी ट्रीटेड इक्वलिटी। भारत में ऐसे बहुत से कानून हैं जो नागरिकों को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें इक्वली ट्रीट करवाते हैं। इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो, अगर हम बात करते हैं लॉज की तो गवर्नमेंट के पास ऑल्सो सेटअप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लाई है इम्प्रूव करने के लिए ऐसी कम्युनिटीज़ या ऐसे व्यक्तिगत लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए, जीवन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो कई सेंचुरी से यानी कई 100 सालों से जिनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा था। दीज स्कीम्स आर इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इंश्योर करती हैं, मतलब भरोसा दिलाती हैं और कि उन्हें समान अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी ताकि वो ऐसा जो पास्ट में उनके साथ हो रहा है वो दोबारा ना हो सके। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम। इन्हीं में से एक स्कीम है बेटा मिड डे मील स्कीम, है ना, मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में दिया जाता है। This refers to the program introduced on all government elementary school to provide children with cooked lunch। यानी का मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में भोजन दिया जाता है बच्चों को। तमिलनाडु पहला स्टेट था भारत में जिन्होंने 2001 में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा था ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम। फिर इसके बाद 2001 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जितने भी राज्य थे सारे राज्यों को इस स्कीम को फॉलो करने के लिए 6 महीने का समय दिया था और कहा था कि 6 महीने के अंदर आप भी इस स्कीम को चालू कीजिए, जिससे गरीब परिवारों के बच्चे जो भोजन के कारण या जिन्हें पर्याप्त मतलब भोजन नहीं मिल रहा था और वो स्कूल नहीं जा रहे थे, तो कम से कम दिस प्रोग्राम हैज़ मेनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए, मतलब पॉजिटिव मतलब अच्छे जो परिणाम थे वो निकले। दिस इंक्लूड दैट द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग द स्कूल। हुआ ये कि जो बहुत हद से ज़्यादा गरीब बच्चे थे वो अपना नाम लिखवाने लगे, रेगुलरली स्कूल अटेंड करने लगे भोजन के कारण। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन टू गो होम फॉर लंच। पहले क्या होता था, खाने की जब दोपहर की छुट्टी होती थी तो ये गरीब घरों के बच्चे खाना खाने के लिए पास के गांव में ही घर होता था तो चले जाते थे एंड नॉट रिटर्न टू स्कूल, और वापस स्कूल आते ही नहीं थे। बट नाउ द मिड डे मील भी प्रोवाइडेड इन द स्कूल। लेकिन अब जब से मिड डे स्कूल प्रोवाइड किया जाने लगा है, मतलब मिड डे मील प्रोवाइड किया जाने लगा है, उनकी अटेंडेंस बढ़ रही है, इम्प्रूव हो रही है। और अच्छी बात तो ये है कि जो उनकी मम्मियां हैं, देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे, नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। पहले क्या था, उनकी मम्मियां क्या करती थी, वो भी जैसे गरीब घरों की बच्चियां हैं तो मम्मियां हैं तो वो भी काम करने जाया करती थी, तो वो क्या करती थी, पहले अपने बच्चों के लिए भोजन बना रही हैं और उसके बाद उनको खिला रही हैं। उसके बाद फिर दोपहर में भी अगर वो काम करने गई हैं तो दोपहर में उनको पता था कि बच्चे दोपहर में स्कूल के खाने की छुट्टी में घर आएंगे तो उन्हें खाना देना पड़ता था, तो वो वापस आती थी, तो इनके काम में बड़े बीच बीच में रुकावट आती थी। तो अब क्या हो रहा है कि स्कूल मिड डे स्कूल भोजन वहीं मिल रहा है, तो बच्चों को उनकी मम्मियाँ भी फ्री हो गई हैं अपने काम के लिए। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हैव रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइसेस। अब सारे बच्चे एक साथ बैठकर एक लाइन से बैठकर खाना खाते हैं, तो इसमें कास्ट की जो धारणाएं हैं लोगों के मन में वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है, बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। क्योंकि एक ही गंजी में बना हुआ खाना सारे बच्चे एक साथ बैठकर खा रहे हैं। एंड क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, कुछ जगहों में तो दलित वुमेन को ही मिड डे मील बनाने के लिए एम्प्लॉयड किया गया है। द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट। देखिए, जो बच्चे बहुत गरीब हुआ करते थे कई बार वो स्कूल नहीं आते थे, है ना,
क्यों? क्योंकि उनको काम करने जाना था और खाली पेट में बेचारे पढ़ नहीं पाते थे, तो वो स्कूल भी नहीं आते थे, उनका मन नहीं लगता था पढ़ने में। अब जब से ये गरीब बच्चों को स्कूल में भरपेट भोजन मिलने लगा है, ये स्कूल भी आते हैं और उनकी जो हेल्थ में जो गिरावट आ रही थी वो भी नहीं आ रही है, और जो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था अब वो लगने लगा है, क्योंकि उनके जो स्टोमक्स एम्प्टी होते थे तो कहाँ से उनका मन खाने में ज़्यादा ध्यान जाता था, पढ़ने में तो लगता ही नहीं था। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. इम्पॉर्टेंट रोल क्या अदा किया है इक्वलिटी ने, अपॉर्चुनिटी क्या दी है कि इस तरीके के ट्रीटमेंट और किए जाने चाहिए। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of the poor children in school, there continues to be being differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. पहले क्या होता था कि गरीब घरों के बच्चे काम करने जाते हैं और अमीर घरों के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। ये धारणा हमारे यहाँ लोगों के मन में बनी हुई थी। लेकिन अब क्या हुआ मिड डे मील स्कूल में चालू करने से कि सारे घरों के बच्चे स्कूल जाने लगे, है ना। तो ये भी रिच और पुअर की जो खाई बन जाती है बच्चों के बीच में वो भी कम हुई। सेम स्कूल में सेम क्लास में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं तो उनकी उनसे दोस्ती भी होने लगी। ये था हमारे समाज में एक नया जागरण, एक नए समाज के उदय का। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री। आज भी हमारे भारत में, हमारे देश में ऐसे बहुत से स्कूल हैं विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। आज भी ऐसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे कई बच्चे हैं जो कि भारत में जिनके साथ अनइक्वली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दीज चिल्ड्रंस आर फोर्स्ड इनटू unequal situations in their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal even though in the law requires it. देखिए कानून तो बना दिया गया है लेकिन कानून जब तक सारे लोगों को समझाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, उससे अवगत नहीं कराया जाएगा तो उसके कहीं ना कहीं उसके जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आती है लागू करने में, है ना। तो आज भी हमारे देश में बहुत सी जगहों में ऐसे आज भी कुछ स्कूल हैं जहाँ पर ऐसे बच्चों के साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जबकि कानून बन गया है उसके बाद भी इस तरीके की सिचुएशन वो आज भी झेलते हैं। One of the main reason for this is attitudes changes very slowly. देखिए कोई भी परिवर्तन अचानक से नहीं होता है ना। देखिए अगर दिन में अच्छी तेज़ अचानक से धूप निकली हुई है, हम कहीं जा रहे हैं, है ना, और अचानक से अंधेरा हो जाता है तो क्या होगा। सबसे पहले तो हमें कोई चीज़ एकदम से विजिबिलिटी हमारी आँखों में जो होती है, चेंजेस जो धीरे धीरे स्लोली होते हैं तो हमारी आँखों के जो लेंसेज होते हैं उसको एकदम से अडॉप्ट करते हैं स्लोली। जैसे अब हम चल रहे हैं या घर में रात के समय में अचानक से लाइट गोल होती है तो हमारे दिमाग काम करना बंद कर देता है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है हमें दिखाई नहीं देती, है ना। तो ऐसे ही एकदम से अगर चेंजेस होगा कि कल तक के कानून था कि मतलब लोगों को इक्वल ट्रीट करना है लोगों के साथ, अब कई हजारों सालों से जो ट्रीटमेंट हमारे यहाँ चला आ रहा है, अब अचानक से तुमने कानून भी बना दिया लेकिन उसको हर घर तक इम्प्लीमेंटेशन करने में कितनी प्रॉब्लम जाएगी। तो वो एकदम से तो नहीं होगा कि कल तक के सब जगह अनटचेबिलिटी चालू थी और दूसरे दिन से एकदम बंद हो गई। तो स्लोली चेंजेस होगा और यही चेंजेस बहुत स्लोली हो रहे थे। यही कारण था कि कुछ जगहों में अभी भी विद्यमान हैं। Even though persons are aware that discrimination is against the law, लोगों को पता है कि जो वो ट्रीटमेंट हो रहा है वो इनके अगेंस्ट है, लोग जानते भी हैं। They continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status because they are women. कई बार लोगों की जाति, धर्म, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन, महिला होने के कारण आज भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन झेलने पड़ते हैं, घर में, बाहर, बहुत जगह। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर। ये तब होगा जब हर कोई ये मानने लगे कि कोई भी व्यक्ति इन्फीरियर नहीं है,
मतलब कोई भी व्यक्ति किसी से कम नहीं है। तब जाकर हर पर्सन इक्वली ट्रीट किया जाएगा, डिग्निटी के साथ किया जाएगा। हम दूसरे जगहों की बात करें, अगर हम घर में अपने ही घर से शुरुआत करें कि हमारे घर में महिला और पुरुष अगर दो व्यक्ति घर में होते हैं काम करने के लिए, और दोनों, हमारी सरकार कहती है कि दोनों बराबर हैं, संविधान कहता है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन आप बताइए घर में भी, आपके घर में भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये काम जो है ये पेरेंट्स आपके जो हैं मम्मी ही करेंगी घर के, और कुछ काम ऐसे हैं जो आपके पापा ही करेंगे। वो भले ही समाज में परिवर्तन आ रहा है लेकिन उतना परिवर्तन नहीं आया है, और जब तक हर व्यक्ति अपनी अपनी डिग्निटी को नहीं समझेगा या कोई व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि कोई व्यक्ति किसी से इन्फीरियर नहीं है, ये हमारे भारत से टोटल समाप्त नहीं हो सकती। Establishing equality in a democratic society in a continuous struggle, and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about in this book. देखिए, बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी परेशानियां लोगों ने झेली, और बहुत सारे कहना चाहिए आंदोलन, स्ट्रगल्स लोग करते रहे अपने इंडिविजुअल की रक्षा के लिए, अपनी कम्युनिटीज़ की रक्षा के लिए भी लोग लड़ते रहे, अपने आत्मसम्मान के लिए भी लोग लड़ते रहे। इसके बारे में और हम इसी बुक में आगे पढ़ेंगे।